हम जनसंख्या के बारे में पहले पढ़ रहे थे। जनसंख्या के बारे में हमने जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व के बारे में पढ़ा। इसी टॉपिक को और आगे से निकालते हुए हम पढ़ेंगे आगे विश्व की जनसंख्या संरचना, यानी पूरे संसार के अंतर्गत जनसंख्या का स्तर वर्ग किस प्रकार बना हुआ है। अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहले जनसंख्या संरचना है क्या, किसे कहते हैं जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना के अंतर्गत सामान्य रूप से जिन चीजों को सम्मिलित किया जाता है, किसी क्षेत्र की साक्षरता, वहां का स्त्री पुरुष अनुपात यानी लिंगानुपात, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का व्यवसाय, उनका आयु वर्ग। आयु वर्ग का अर्थ होता है कि किसी देश के अंतर्गत रहने वाले जो लोग हैं उनमें किस आयु वर्ग की जनसंख्या कितना प्रतिशत, अर्थात बच्चे कितने हैं, युवा कितने हैं, वृद्ध कितने हैं, इसको आयु वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। इससे आगे उस देश के अंतर्गत कितने लोग गांव में रहते हैं, कितने लोग नगरों में रहते हैं, यानी आयु वर्ग के साथ साथ उस क्षेत्र में गांव में कितने लोग रहते हैं। गांव का अर्थ है कि कितने लोग उस क्षेत्र में रहने वाले कृषि से जुड़े हुए हैं, कितने लोग नगरों में रह करके औद्योगिक क्षेत्र या अन्य किसी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। ये सारा जनसंख्या का अध्ययन जो है वही जनसंख्या संरचना कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या संरचना के अंतर्गत जो प्रमुख घटक हैं, उन घटकों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, फिर अपन उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो जनसंख्या संरचना के अंतर्गत पहला जो आधार आता है वो आता है आयु संरचना। आयु संरचना के अंतर्गत जैसे मैंने बताया आपको कि किसी भी देश के अंतर्गत रहने वाले जो लोग हैं उनकी आयु का विभाजन किया जाता है, यानी उस देश में रहने वाले बच्चे कितने हैं, कार्यशील जनसंख्या कितनी है, वृद्ध कितने हैं, उनको विभाजित किया जाता है, उसको आयु संरचना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि किसी भी देश की आयु संरचना जो होती है वो बहुत ज़्यादा उस देश को प्रभावित करती है। वो प्रभावित इसलिए करती है क्योंकि जो एक बच्चे होते हैं, एक वृद्ध जनसंख्या जो होती है वो युवा जनसंख्या यानी प्रौढ़ जनसंख्या जो होती है उस पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी देश की जो आयु संरचना है या आयु वर्ग जो है वो उस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। दूसरा होता है लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जो जनसंख्या होती है उसको लिंगानुपात कहते हैं। और भारत जैसे देश के अंतर्गत ये बड़ी समस्या है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की संख्या कम होने का मूल कारण भारत जैसे देशों के अंतर्गत एक बहुत आगे प्रभाव देखने को मिलता है जो लिंगानुपात के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। लिंगानुपात से अगला जो आता है वो आता है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत समाज की जनसंख्या का जो वर्ग है वो किस प्रकार बटा हुआ है, भारत के किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या का प्रभाव है। पूर्वोत्तर गंगा का जो मैदान है वहाँ जनसंख्या अधिक बसी हुई है, दक्षिण पठारी क्षेत्र है, दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें जनसंख्या अधिक बसी हुई है, पश्चिम का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या कम बसी हुई है, पूर्वोत्तर राज्यों में जनसंख्या कम बसी हुई है। इन सब का अध्ययन करना जनसंख्या संगठन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अगला साक्षरता आता है। साक्षरता में आप सभी जानते हो कि एक 7 वर्ष का बालक किसी भाषा में पढ़ और लिख सके, अपनी अभिव्यक्ति कर सके, लिख सके और कुछ उसको गणितीय ज्ञान हो, उसको साक्षरता कहते हैं। आगे व्यवसाय, यानी किसी भी देश के अंतर्गत रहने वाले लोग किस व्यापार को करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, व्यापार में उनका स्थान कैसा है, ये सभी व्यवसायिक स्थिति में आता है। यानी इन सभी टॉपिक को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो आज है आयु संरचना। आयु संरचना यानी आयु वर्ग। आयु संरचना क्या होता है और किसे आयु संरचना कहते हैं, इसी में देखो कि आयु संरचना के अंतर्गत किसी देश या प्रदेश, यानी किसी देश यानी भारत या प्रदेश जैसे राजस्थान में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों का, यानी उस देश में या उस प्रदेश में अलग अलग आयु वर्ग के जो लोगों का अनुपात है उनकी आयु के अनुसार वर्गों का अध्ययन किया जाता है। यानी आयु संरचना के अंतर्गत किसी देश या प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा जो आयु स्तर है उनका और आयु स्तर का जो प्रतिशत है उस प्रतिशत को हम आयु संरचना के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आयु संरचना के अंतर्गत इसको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। 3 श्रेणियों के अंतर्गत एक प्रारंभिक अवस्था,
0 से लेकर के 14 वर्ष तक, यानी ये एक आश्रित जनसंख्या होती है जो युवा वर्ग पर जुड़ी हुई होती है। आप सभी जानते हैं कि जन्म से लेकर के 14 वर्ष तक का जो बालक होता है वो अपने माता पिता पर निर्भर करता है, क्योंकि उसका रहना, खाना पीना, उसकी शिक्षा, उन सब का भार अपने माता पिता पर रहता है। इसलिए ये एक जो बाल्यावस्था की स्थिति होती है उसका पूरा निर्भर अपने माता पिता पे होता है। और बच्चों, जिस दुनिया के जिस भी देश में ये जो आयु वर्ग है 0 से लेकर 14 साल तक का, ये जितना ज्यादा होगा, आने वाला समय उस देश के लिए एक सकारात्मक प्रक्रिया होगी। सकारात्मक इसलिए होगा क्योंकि ये 0 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे होंगे, आने वाले समय में वो युवा बनेंगे, और युवा बनेंगे तो उस देश की अर्थव्यवस्था को वो मजबूत बनाएंगे। यानी किसी भी देश के अंतर्गत यदि 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की संख्या अधिक है तो आने वाले समय में उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और दुनिया के अधिकतर ऐसे देशों में ये जनसंख्या अधिक मिलती है जहां की जनसंख्या ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि अधिक है। और भारत है, पाकिस्तान है, भारत के जो एशियाई, दक्षिण एशियाई देश हैं, उन देशों के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि अधिक है। वृद्धि अधिक होने के कारण ये जो स्तर है ये एशियाई देशों में अधिक देखने को मिलता है। इसी श्रेणी के अंतर्गत दूसरा जो पहलू आता है वो आता है 15 से लेकर के 64 साल तक का। ये आयु वर्ग होता है कार्यशील जनसंख्या। आप सभी जानते हैं कि 15 साल से लेकर के और 64 साल तक की आयु वर्ग जो होती है वो कार्यशील जनसंख्या होती है, यानी काम करने वाली जनसंख्या होती है। और ये जनसंख्या अपने द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे ले जाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। यानी जो 0 से लेकर 14 साल तक की आयु जो होती है वो 15 से लेकर 64 साल तक की आयु पर निर्भर होती है। इसलिए ये एक कार्यशील जनसंख्या होती है, यानी पूरे विश्व में ये जनसंख्या किसी देश की वर्तमान स्थिति को विकसित प्रकट करती है। यानी किसी भी देश में यदि 15 से लेकर के 64 साल तक के आयु वर्ग के लोग अधिक हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में बहुत ज्यादा विकसित है। और वर्तमान में विकसित होने का मूल कारण है कि वर्तमान में उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। और इसी वर्ग में यदि हम आगे बढ़े तो विश्व में 65 साल से अधिक, यानी तीसरी श्रेणी, 65 साल से अधिक जो जनसंख्या जिन देशों की है वो वृद्धावस्था के अंतर्गत आता है, यानी वो देश वृद्धावस्था में है। तो बच्चों, एक तो 0 से लेकर 14 साल तक और दूसरा 65 साल से अधिक जो आयु वर्ग है वो दोनों आयु वर्ग किस पर निर्भर हो गया? 15 से लेकर के 64 साल तक की आयु वर्ग पर। यानी ये जो कार्यशील जनसंख्या है, इस कार्यशील जनसंख्या के ऊपर ये और ये, यानी 0 से 14 और 65 से अधिक जो वृद्ध लोग हैं वो दोनों इस पर आश्रित है। इसलिए ये जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। इसी के अंतर्गत जैसे हम आगे देखते हैं, आगे ये बताया गया है कि इस वर्ग के अंतर्गत जिन देशों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जैसे भारत है या दक्षिण एशिया के देश है, उन देशों के अंतर्गत वहां बच्चों की संख्या सर्वाधिक होगी। यानी वर्तमान में जिन देशों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है उनमें बच्चों की संख्या होगी अधिक। अधिक होने का मूल कारण है कि वर्तमान में उन देशों की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और आने वाले समय में वही बच्चे युवा बनेंगे तो उस देश की अर्थव्यवस्था में युवाओं का भाग भी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए ये बात कही जाती है कि वर्तमान में तीव्र गति से बढ़ने वाले देशों में बच्चों की संख्या अधिक होगी। अब इसी पहलू में हम आगे बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित होती है, मतलब ये जो आयु वर्ग जो होता है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। प्रभावित इसलिए करता है क्योंकि किसी भी देश के अंतर्गत यदि 0 से 14 साल तक के बच्चों की संख्या अधिक है तो उन देशों के अंतर्गत आने वाले जो समय होगा वो उस देश को प्रभावित करेगा, यानी उसमें कार्यशील जनसंख्या आने वाले समय में होगी। लेकिन जिन देशों में वर्तमान में युवाओं की संख्या अधिक है वो देश वर्तमान में विकसित है। इसलिए विकसित देशों में प्रौढ़ों व वृद्धों की जनसंख्या अधिक मिलेगी। यानी वर्तमान में उन देशों के अंतर्गत प्रौढ़ आज युवा वर्ग जो है वो आने वाले समय, क्योंकि उन देशों में आज बच्चों की संख्या कम है और प्रौढ़ों की और वृद्धों की संख्या ज्यादा है, तो आने वाले समय में जो बच्चे हैं वो युवा बनेंगे तो वहां युवाओं की संख्या कम हो जाएगी और जो प्रौढ़ वर्तमान में कार्य कर रहे हैं वो प्रौढ़ भविष्य में वृद्ध हो जाएंगे तो वहां पर वृद्धों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और युवाओं की संख्या कम हो जाएगी, तो उनकी विकसित अवस्था जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। इन जनसंख्याओं का अधिक विकासशील देशों में युवा संख्या अधिक होगी, यानी वर्तमान में जो विकसित हैं वो धीरे धीरे अपनी विकसितता को धीरे धीरे कम करेंगे, कम हो जाएगी अपने आप ही, क्योंकि उन देशों में जो युवा हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। जबकि जिन देशों में बच्चों की संख्या अधिक है वो आने वाले समय में अपने मतलब विकसित अवस्था को बढ़ाएंगे।
इसी के अंतर्गत जब अपन बात करते हैं तो विश्व में, जैसे मैंने बताया कि विश्व में 65 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग 6.8% पूरी दुनिया में 6.8% लोग वृद्धावस्था में हैं। और वृद्धावस्था की बात की जाए तो वृद्धों के अंतर्गत सबसे अधिक वृद्ध जो हैं वो यूरोप में है, 14.6%। यानी दुनिया में वर्तमान विकसित अवस्था में यूरोप है, और यूरोप में वर्तमान वृद्धावस्था के लोग 14.6% है। अपना एशिया जो है वो वृद्धावस्था के अंतर्गत 5.8% के अंतर्गत आता है। और दुनिया में सबसे कम जो वृद्ध लोग हैं वो अफ्रीका में है, क्योंकि अफ्रीका एक मतलब गरीब श्रेणी के अंतर्गत महाद्वीप आता है, लेकिन उसमें संख्या जो है वो बच्चों की संख्या अधिक है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वहाँ वृद्धों की संख्या, क्योंकि उनका जो जीवन स्तर है वो बहुत निम्न है, इसलिए अधिक उम्र न प्राप्त करके लोग कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने की वजह से वहां पर वृद्धों की संख्या विश्व में सबसे कम अफ्रीका में पाई जाती है। ये तो बात आई महाद्वीपों की। और यदि देशों की बात करें तो देशों में सबसे कम जो बच्चों की संख्या मानी जाएगी या जनसंख्या जो है वो सबसे कम है जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में सबसे अधिक। और सबसे कम जो है वो है अफ्रीका में, इथियोपिया और सोमालिया। यानी देशों की बात की जाए तो सबसे कम अधिक जो है वृद्धों की संख्या वो जापान में, जर्मनी में, फ्रांस और ब्रिटेन यानी यूरोपीय देशों में है। और यदि अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका में सबसे कम वृद्ध हैं, जिनमें अफ्रीका के अंतर्गत 2 देशों के नाम बताए, इथियोपिया और सोमालिया, जिसमें 2 से 3% लोग ही वृद्ध हैं। इसी के अंतर्गत आगे बताया गया है कि जनसंख्या जो है वो अधिक विकसित देशों में युवाओं की संख्या अधिक होती है। यानी वर्तमान में वो देश जो विकसित है और विकसित हो रहे हैं उनमें युवाओं की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि जो युवा वर्ग है वही उनको आगे ले जा रहे हैं, लेकिन वही युवा आने वाले समय में वृद्ध हो जाएंगे तो उनकी जो विकासशीलता है वो धीरे धीरे भविष्य में घटेगी, न कि बढ़ेगी। इसी में विश्व का युवा जनसंख्या जो है, यदि बात करें विश्व में युवा जनसंख्या पूरे विश्व में 35% है। जिस प्रकार मैंने वृद्धों की बताई थी उसी प्रकार युवा जनसंख्या विश्व में 35% है, जिसमें सबसे ज्यादा युवा जो है वो अफ्रीका में, 2 नंबर पे एशिया और 3 नंबर पे अमेरिका। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा वर्तमान में अफ्रीका में सबसे ज्यादा, 2 नंबर पे एशिया और 3 नंबर पे अमेरिका। इसी श्रेणी के अंतर्गत यदि पूरे विश्व को हम विकासशील और विकसित श्रेणी में बांटे तो 0 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको विकासशील देशों के अंतर्गत इनका 40.8% है। 15 से 64 साल जो कार्यशील जनसंख्या है वो 55.4% कौन से देशों में? विकासशील देशों में। और 65 से अधिक है 3.8%। ये तो है विकासशील देश जैसे भारत है, पाकिस्तान है, उन देशों के अंतर्गत या एशियाई देशों के अंतर्गत। यदि विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों के अंतर्गत 0 से 14 साल तक के बच्चों की संख्या 26.7%, यानी आने वाले समय में उनके युवाओं की संख्या कम होगी। 15 से 64 साल के बच्चों लोगों की बात की जाए तो उसमें 63.7% है, यानी आने वाले समय में जो युवा वर्ग है वो वृद्ध बनेंगे। और वर्तमान में वृद्धों की संख्या यदि बात की जाए तो वृद्ध भी वहां पर अधिक है, यानी 9.6%। यानी आने वाले समय में विकासशील जो देश हैं उनकी बच्चों की संख्या अधिक होगी, और बच्चों की संख्या अधिक होने की वजह से आने वाले समय में युवाओं की संख्या अधिक होगी। और विकसित देशों में वर्तमान में युवाओं की संख्या अधिक है, जो आने वाले समय में वृद्धों की संख्या में परिवर्तित होगा और बच्चों की संख्या युवाओं में बढ़ेगी। यानी वर्तमान में जो विकसित देश हैं उनकी व्यवस्था धीरे धीरे परिवर्तित होगी, और विकासशील जो देश हैं उनमें युवाओं की संख्या अधिक होगी। जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण आता है जापान का। जापान में युवाओं की संख्या 14% ही है, क्योंकि आज विकसित देश है, और 14% होने का अर्थ है कि वहाँ बच्चों की संख्या भी कम है। आने वाले समय में जापान की जो विकसित अवस्था है उसमें परिवर्तन होगा। इसी को हम आयु संरचना के अंतर्गत रखते हैं।